रखे गए हैं। सोशल मीडिया से संबंधित दो विषय आज रखे गए हैं जिस पर चर्चा हो रही है। केवल भारत के ही नहीं तो भारत के बाहर रहने वाले जो हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं, चिंतक है, विचारक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए ही आप लोगों के सामने रखी है और ये अधिवेशन भी सोशल मीडिया के द्वारा ही देश विदेश में पहुंचाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का महत्व इस वजह से इस एक कार्यक्रम से या इस एक जो अधिवेशन चल रहा है उससे आप समझ सकते हैं। दो विषय रखे गए हैं। दो विषय पर बात करने से पहले मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 25 तारीख को यह अधिवेशन शुरू हुआ और अधिवेशन के उद्घाटन सत्र से पहले दिन 3 विषय रखे गए। 3 सत्र थे, एक उद्घाटन सत्र था और 2 प्रबोधन सत्र थे। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 9 साढ़े 9 बजे तक यह अधिवेशन का पहला दिन हुआ। पहले दिन ही उद्घाटन सत्र से लेकर आखिरी सत्र तक मेश्राम साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बात रखी। वो विषय चर्चा में नहीं थे। सोशल मीडिया का विषय आज चर्चा के लिए रखा गया है, तीसरे दिन रखा गया है, लेकिन मेश्राम साहब ने उद्घाटन सत्र से लेकर ही उसको सोशल मीडिया पर बात करना शुरू कर दिया। इससे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सोशल मीडिया को इतना महत्व दे रहे हैं, इतनी गंभीरता से उस पर सोच रहे हैं, तो बामसेफ के सभी कार्यकर्ताओं ने, हितचिंतकों ने, पदाधिकारियों ने और जो लोग ये अधिवेशन सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उन सभी लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में उतनी ही गंभीरता से सोचना और विचार करना चाहिए। साथियों, 2 विषय रखे गए हैं। सब उसमें से पहला विषय है कि हमारे आंदोलन में कुछ हद तक ठहराव आने का कारण मीडिया का अभाव है, एक गंभीर चिंतन। साथियों, 2009 का बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ था और उस अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मेश्राम साहब ने एक बात कही थी कि हमारा जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन अभी टेक ऑफ स्टेज पर है। ये आंदोलन टेक ऑफ स्टेज पर है, लेकिन 2009 के बाद अभी तक ये जो विषय चर्चा के लिए रखा है, इसलिए मैं वो रेफरेंस देकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 2009 में कहा मेश्राम साहब ने कि हमारा आंदोलन अभी टेक ऑफ स्टेज पर है। क्या कारण है कि अभी तक वो टेक ऑफ नहीं हुआ है? टेक ऑफ स्टेज पर तो है। टेक ऑफ स्टेज क्या मतलब है टेक ऑफ स्टेज का? तो आप सभी को पता है कि हवाई जहाज जो होता है उसके 3 पहिए होते हैं, एक आगे होता है और 2 बीच में होते हैं जहां पर उसके विंग्स होते हैं। तो टेक ऑफ स्टेज यानी पहला पहिया जो है वो ऊपर उठ चुका है, अभी हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार है। हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दिक्कत यह है कि गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का वो उसको नीचे खींच रहा है, वो हवा में नहीं उड़ सकता। गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उसको ऊपर जाना है। तो जब ऊपर जाना है, उसको गुरुत्वाकर्षण के विरोध में अपनी दिशा तय करनी है, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, सबसे ज्यादा ईंधन लगता है। जब वो ऊपर जाता है तब उसको इतनी ज्यादा मात्रा में ईंधन की या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जब हम आंदोलन के रेफरेंस में ये इस उदाहरण को अगर देखें, तो आंदोलन को भी अगर टेक ऑफ करना है तो उसमें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी और वो ऊर्जा समाज के समर्थन से आएगी। और समाज का समर्थन तभी मिलेगा जब हमारी बात, हमारा विचार समाज तक पहुंचेगा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा समाज तक पहुंचेगी, तभी समाज हमें समर्थन देगा। और उस समर्थन से जो ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा को लेकर हमारा आंदोलन जो है वो टेक ऑफ करेगा। आज मीडिया की जरूरत क्यों है? एक तो सोशल मीडिया की यहां पर लिखा है। दूसरा विषय जो है वो ये है कि सोशल मीडिया को राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाना जरूरी है। निशा मैडम ने भी बताया कि भारत में कई प्रकार का मीडिया है, कई सारे हजारों चैनल है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें चैनल चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अलग से सोशल मीडिया की जरूरत क्यों है? तो इसे समझने के लिए, जिसका जिक्र जहीरुद्दीन खान साहब ने भी किया, ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट है, मेश्राम साहब अपने भाषणों में
शायद 8-9 में मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ था, ब्राह्मण बनिया मीडिया को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में भी मेश्राम साहब ने कहा कि भारत में जो मीडिया है 4 प्रकार का मीडिया है और चारों प्रकार के मीडिया पर ब्राह्मण और बनिया का नियंत्रण है। मेश्राम साहब योगेंद्र यादव जी ने 2006 में जो एक सर्वे किया था उस सर्वे का हवाला देते हैं, उस सर्वे की बात करते हैं। 2018-19 में एक सर्वे ऑक्सफर्ड इंडिया का हुआ। उस सर्वे में, बहुत लंबा सर्वे है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, अगर किसी को नहीं मिला तो हमसे ले सकते हैं। उस सर्वे पर, ऑक्सफर्ड इंडिया के एक सर्वे पर हमने जहीरुद्दीन खान साहब, मेश्राम साहब, योगेंद्र यादव जी, इनके साथ में एक चर्चा सत्र भी एमएनटीवी पर आयोजित किया था। आज भी वो वीडियो एमएनटीवी के यूट्यूब चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ऑक्सफर्ड इंडिया ने क्या कहा, एक्चुअली ऑक्सफर्ड इंडिया का जो सर्वे है वो सुदीप्तो मंडल नाम के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने 2 जून 2017 को अल जजीरा नाम का जो एक बड़ा मीडिया हाउस है, उस वो वेब पोर्टल भी है, वहां पर उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। सुदीप्तो मंडल, उनका इंट्रोडक्शन, यानी ऑक्सफर्ड इंडिया का जो रिपोर्ट है वो सुदीप्तो मंडल इनके केवल 3 लाइन पर आधारित है। सुदीप्तो मंडल ने उस आर्टिकल में जो लिखा था वो निचोड़ मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, आफ्टर सर्चिंग द कंट्री फॉर मोर देन 10 years I have been able to find 8 Dalit journalists in the English media. Only 2 of them have risked come out. यानी 10 साल पत्रकारिता में काम करने के बाद मुझे शेड्यूल कास्ट के केवल 8 लोग मिले जो पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट है, और उसमें भी केवल 2 लोगों ने ये रिस्क लिया कि वो खुलकर सामने आए। ऑक्सफर्ड इंडिया का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि लगभग 89% यानी 90% जो है लीडरशिप पोजीशंस की पोजीशंस या की पोस्ट अगर कहे, जिसमें एडिटर इन चीफ है, मैनेजिंग एडिटर है, आउटपुट इनपुट एडिटर है, ब्यूरो चीफ है, टेक्निकल का जो हेड होगा टेक्निकल डिपार्टमेंट का वो है, तो वो सारे के सारे की पोजीशंस, लीडरशिप पोजीशन जो है वो सारे के सारे लीडरशिप पोजीशन पर आज की तारीख में ब्राह्मण और तत्सम उच्च जातियों का नियंत्रण है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी हिंदी इंग्लिश चैनल जो चलते हैं नेशनल लेवल के, उस पर भी ये है, हिंदी चैनल चलते हैं वहां पर भी यही है, अंग्रेजी न्यूज पेपर चलते हैं उसमें भी ये है। हमारे बहुत सारे लोगों को, खासकर जो सेक्युलरिज्म की बात को लेकर चलते हैं, उनको ये लगता है कि एनडीटीवी जो है या रवीश कुमार जो है वो हमारी हक की बात करता है, हमारी आवाज उठाता है। एनडीटीवी वो ऑक्सफर्ड इंडिया का रिपोर्ट है, ऑक्सफर्ड इंडिया ने और न्यूज क्लिक ने दोनों ने मिलकर जो सर्वे किया उसमें यह कहा गया है कि एनडीटीवी जो हिंदी चैनल है, एनडीटीवी इंडिया, उसके लीडरशिप पोजीशन पर 100% ब्राह्मण और तत्सम उच्च जातियों का नियंत्रण है। आप रिपब्लिक टीवी को मानते हैं कि यह ब्राह्मणवादी है, लेकिन उसमें 89% नियंत्रण है, एनडीटीवी पर 100%। तो कौन सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी है? उस सर्वे में एक बात उन्होंने कही कि सर्वे में उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी के कितने लोग हैं, परसेंटेज में उन्होंने बताया, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के। एक कॉलम उनका है कि कांड से जो बताया नहीं जा सकता, ऐसे भी एक कैटेगरी उसमें रखी कि बताया नहीं जा सकता। तो बताया नहीं जा सकता उसमें कौन लोग हैं? उसमें ज्यादातर लोग ब्राह्मण ही है। जैसे उदाहरण के लिए रवीश कुमार, तो रवीश कुमार यह आधा ही नाम है, उनका असली नाम है रवीश कुमार पांडे, तो नाम से पता नहीं चलता ये कौन है, इसकी जाति क्या है। तो ऐसे लोग कांड से, यानी हम उनके बारे में बता नहीं सकते या उनके नाम से पहचाना नहीं जा सकता। अब उन्होंने जो सर्वे किया, वो सर्वे करने वाले लोग हर किसी जर्नलिस्ट के पास जाकर ये तो नहीं पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, तो नाम से ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इसलिए उन्होंने ये एक कैटेगरी रखी कांड से। दूसरी बात,
ऑक्सफैम इंडिया के रिपोर्ट में यह भी कहा है, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात। फिर मैगजीन्स है, मैगजीन भी एक प्रिंट मीडिया है लेकिन वो अलग है, यानी उन्होंने उसको अलग रखा है। प्रिंट मीडिया में उन्होंने न्यूज पेपर लिए हैं और मैगजीन को उन्होंने अलग रखा है। तो मैगजीन में 80% जो नियंत्रण है या की पोजीशंस है, लीडरशिप पोजीशन है, वो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के पास है। 5.5% जो की पोजीशंस है वो ओबीसी के पास है, जिसमें फॉरवर्ड प्रेस भी आप उसको गिन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल मीडिया का भी सर्वे किया। डिजिटल मीडिया यानी जो सोशल मीडिया चल रहा है, डिजिटल मीडिया अलग अलग वेबसाइट्स है, द वायर है, द क्विंट है, ब्लूमबर्ग है, जैसे हमारा मूल निवासी नायक नाम की एक अलग वेबसाइट है। तो डिजिटल मीडिया का भी उन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने पाया कि 70% की पोजीशंस जो है वो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों के पास है। 10% वहां पर ओबीसी और कुछ हद तक शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। यानी जो हम डिजिटल मीडिया जिसको हम जिसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया है कि ये हमें उससे कुछ उम्मीद है, उस पर भी 70% जो नियंत्रण है वो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का है। और योगेंद्र यादव जी से मैंने जब ये सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह दुख की बात है। सोशल मीडिया पर भी, जैसे डिजिटल मीडिया का ऑक्सफैम का रिपोर्ट यह कहता है, सोशल मीडिया पर भी हमारा जो अनुभव है, सोशल मीडिया पर भी ब्राह्मण और बनिया नियंत्रण कर रहे हैं। सुमित चौहान जी ने भी उस बात का जिक्र किया है। हम जो MNTV चला रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, हमारा भी कुछ अनुभव है। अनुभव यह है कि पहले तो हम देखते हैं कि फेसबुक के बारे में, फेसबुक किस प्रकार से बायस्ड काम कर रहा है। जब इस साल के शुरुआत में फरवरी में दिल्ली में जो दंगे हुए, उस दंगों को भड़काने के लिए जो लोग जिम्मेदार है ऐसा माना जा रहा है बहुत हद तक, अनुराग ठाकुर हो या फिर कपिल शर्मा हो, उन लोगों के जो हेट स्पीच है, उन्होंने जो वहां पर स्पीच किए हैं, उनके हेट स्पीच फेसबुक हटाने के लिए तैयार नहीं है। अंकित दास जो फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के हेड है, उस पर कई सारे आरोप लगे, कई सारे कवर स्टोरी बनी कि आखिरकार अंकित दास ये हेट स्पीच हटाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वो बायस्ड है। वही फेसबुक, वही अंकित दास या वही उनकी फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसान एकता मोर्चा नाम का एक फेसबुक पेज है अभी, उस पर योगेंद्र यादव जी ने कुछ 15-20 मिनट का एक लाइव अपना सेशन किया, अपनी बात रखी। वो सेशन खत्म होने के बाद दूसरे दिन उस फेसबुक पेज को ही डिलीट कर दिया। फेसबुक पेज को ही डिलीट कर दिया। अभी उसमें वहां पर उस जो लाइव अपना स्पीच किया योगेंद्र यादव जी ने, उसमें उन्होंने कहीं पर भी हिंसा भड़काने की बात नहीं की या कहीं पर भी फेसबुक की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको किसी प्रकार से वायलेट नहीं किया। लेकिन फिर भी उनका फेसबुक पेज बंद कराया गया। वो बंद होने के बाद कई सारे मीडिया, यानी जो डिजिटल मीडिया है खास करके, उन्होंने इस बात को उठाया, खबरें बनी, वीडियोस बने, फेसबुक पर दबाव आया और उस दबाव की वजह से फिर से उन्हें वो फेसबुक पेज जो है वो रिस्टोर करना पड़ा, फिर से उसे चालू करना पड़ा। ये हो गया फेसबुक के बारे में। ट्विटर के बारे में सुमित चौहान जी ने भी बताया कि ट्विटर किस प्रकार से जातिवादी काम कर रहा है। ब्राह्मणों के या जो ऊंची जातियों के लोग हैं उनके ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है, ब्लू टिक दिया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि ये वेरीफाई करना क्या होता है, ब्लू टिक का क्या मतलब है, वो क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेश्राम साहब का ट्विटर अकाउंट है और वो वेरीफाई नहीं है, जो कि नहीं है, अभी भी नहीं है, और उस ट्विटर अकाउंट से अगर उन्होंने कोई पोस्ट डाली या अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहा,
तो वो अपने ट्विटर पर तो लिख सकते हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पर, वो उनको लगेगा कि ये वेरीफाई है या नहीं है, मेश्राम साहब ने ये बात कही है नहीं कही, तो उनको वो मानेंगे नहीं तो उस विचार का प्रचार नहीं होगा। यानी वो कार्यकर्ता जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो उसको रिट्वीट नहीं करेंगे, वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उनका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाए, उसको ब्लू टिक मिल जाए। फेसबुक पेज पर उनको ब्लू टिक है मेश्राम साहब के, लेकिन ट्विटर पर अभी भी नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं जो ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रचार ट्विटर पर करते हैं, उन लोगों के 300 फॉलोवर्स है, 400 फॉलोवर्स है, यानी 1000 के अंदर ही जिनको फॉलोवर्स है उनको भी ब्लू टिक मिला है, उनके भी अकाउंट वेरीफाइड है। तो वेरिफिकेशन का कोई एक मापदंड ट्विटर ने अभी तक नहीं बनाया है, उनको प्रेशराइज किया गया। ट्विटर पर हैशटैग चला, कास्टिस्ट ट्विटर नाम का हैशटैग चला, यहां तक हैशटैग चला, यहां तक लोगों ने डिमांड की बहुजन समाज के कि वो ट्विटर का हैशटैग जो ब्लू टिक की जो कंसेप्ट है वही बंद कर दी जाए, सभी को एक समान रखा जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दबाव आने के बाद कुछ हद तक हुआ, लेकिन अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग जो ट्विटर चलाते हैं, जिनके हजारों फॉलोअर्स है, उनको अभी तक ब्लू टिक या उनका पेज अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं हुआ। ये हो गई ट्विटर की बात। ट्विटर के बारे में हमारा ही अनुभव नहीं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी अनुभव है, उन्होंने भी वहां पर ट्विटर के विरोध में कोर्ट में केस की है वहां पर अमेरिका में। दूसरा, यूट्यूब के बारे में हमारा एक अनुभव है। जब साकेत पर अतिक्रमण करके राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उसके पहले हमने एमएनटीवी पर एक वीडियो अपलोड कर दिया। जैसे अफगानिस्तान के बामियान वैली में तालिबानी लोगों ने बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ दिया था, उसी प्रकार का बुद्ध की विरासत को नष्ट करने का काम तालिबानी लोगों ने वहां पर किया था। उसी प्रकार का काम यहां की ब्राह्मण तालिबानी जो सरकार है वो कर रही है, और वो हमने कंपैरेटिवली समझाया था। उन्होंने 2005 में किया था, शायद 2005 में किया था, और ये 2020 में कर रहे हैं। तो YouTube ने हमारा वो वीडियो हमारे चैनल से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। अब उनका अगर ये कहना है कि बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का आपने वीडियो दिखाया, तो ऐसे कई सारे वीडियो YouTube पर आज भी उपलब्ध है। वो ये कहे कि ये वायलेंस आपने दिखाया, इस वजह से आपका वीडियो हमने डिलीट कर दिया है, तो YouTube पर वो वीडियो आज भी अवेलेबल है। आप आज भी बैठे बैठे अगर सर्च करेंगे बुद्धा स्टैचू इन बामियान वैली या अफगानिस्तान या डिस्ट्रॉय, ऐसे कीवर्ड अगर आप डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो YouTube भी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके साथ में बदमाशी कर रहा है। इस सभी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक लाइन में है कि हमें आज तक हम अभी जो ये अधिवेशन चल रहा है ये YouTube पर लाइव है, ये Facebook पर लाइव है, लेकिन फिर भी हमें केवल सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें हमारा अलग से प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। और मैं ये नहीं समझता कि उन सारी बातों को यहां पर डिस्क्लोज किया जाए। अगर प्लानिंग बामसेफ की तरफ से बन रही है, हम भी उसके लिए एमएनटीवी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हम सोशल मीडिया के अलावा जो क्या किया जा सकता है कि हमारा बहुजन समाज का खुद का एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम हमारी बात डंके की चोट पर कहे, हमारा कंटेंट हो। इस दिशा में हमें सोचना होगा और आप सोचेंगे, मेश्राम साहब का हमें मार्गदर्शन इस विषय पर मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद व्यक्त करते हुए आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और आयोजकों ने मुझे यहाँ पर आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी।